हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम देखने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रोजेक्ट रेल के द्वारा आपका मॉडल सेट 2 है। यदि आप मॉडल सेट 1 नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर देख लीजिए। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जो आपका 9 सितंबर को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। ये आपका क्या साइंस का है, क्लास 10 का है। पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। मॉडल सेट पार्ट 1, ठीक है। आप देखते हैं मॉडल सेट 2 में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। देखिए जल का फॉर्मूला क्या आता है, H2O। देखिए H2O कौन सा ऑप्शन है, पहला में नहीं है, दूसरा में, तीसरा में देखिए H2O, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। आगे देखिए अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे देखिए जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहता। यदि H+ आयन उपस्थित है तो क्या करेगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। यदि H+ आयन उपस्थित नहीं है तो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए पदार्थ ABCD में pH मान 2, 7, 10, 14 है, तो यह पदार्थ में कौन अम्ल है। यहाँ देखिए अम्ल है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। देखिए यहाँ पर 7 से कम क्या है, A है, तो A नंबर में देखिए 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। याद रखिएगा अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन का pH मान क्या होता है, 7 होता है। आगे देखिए दिए गए पदार्थ में रंग सूचक की तरह व्यवहार कौन करता है, तो याद रखिएगा रंग सूचक की तरह व्यवहार कौन करता है, तो आपका लिटमस करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे है देखते हैं खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो खट्टा फल है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब इमेज बनता है, तो याद रखिएगा दृष्टिपटल में बनता है। आगे देखिए नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा आपका दृष्टिपटल में होता है। आगे यहाँ देखते हैं निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो याद रखिएगा आपका कौन सा लेंस, अवतल लेंस हो जाएगा आंसर। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में जो दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। आगे देखते हैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है, तो याद रखिएगा दूरबिंदु क्या, अनंत है। यदि आपसे निकट बिंदु पूछेगा तो याद रखिएगा निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर हो जाता है। आगे देखिए नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण मतलब कंट्रोल कौन करता है, तो याद रखिएगा पुतली करता है। आगे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना है, तभी तुरंत बताया 25 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, जो इमेज जो बनता है उसका नेचर क्या होता है, तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा होता है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए जरा दूर दृष्टि होने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ना इसका कारण है। आगे देखते हैं यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा समंजन कहलाता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो याद रखिएगा अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। आगे यहाँ देखते हैं विद्युत आवेश जो है उसका SI मात्रा क्या होता है, तो कूलम होता है। कूलम को हम लोग किसे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। आगे देखिए 1 यूनिट ऊर्जा विद्युत ऊर्जा
का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो याद रखिएगा आपका शक्ति का इकाई है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो शक्ति का इकाई है। आगे देखते हैं विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं यहाँ पर वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है? तो याद रखिएगा वोल्टमीटर प्रयुक्त होता है। आगे यहाँ देखते हैं विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो याद रखिएगा निष्क्रिय गैस भरी रहती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो यह देखा मूत्रवाहिनी और शुक्रवाहिका और शुक्राशय। तो ये सब क्या है आपका नर तंत्र का भाग है, लेकिन जो गर्भाशय है वो क्या आपका मादा जनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर पूछ रहा है मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछता नर जनन तंत्र का भाग क्या हो जाएगा? तो शुक्रवाहिनी हो जाता है, शुक्राशय होता है, ये सब मूत्र वाहिनी हो जाता है। ये सब ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे देखिए बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? तो याद रखिए अंकुरन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? तो याद रखिएगा अंडाशय में निषेचन होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो विखंडन द्वारा होता है। आगे देखते हैं परतन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो याद रखिए कायिक प्रवर्धन है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? तो याद रखिएगा अंडाशय जो है ना पादप का मादा जनन अंग के भाग है। आगे यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो याद रखिएगा आपका गोनोरिया है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो याद रखिएगा गोनोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो प्रोस्टेट ग्रंथि में उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन नलिका में, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।